प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज मंगलवार है और एक बार फिर से उपस्थित हूँ उसी कार्यक्रम को लेकर के जहाँ मैं आप लोगों की कुंडलियाँ देखता हूँ। लगातार उस अपने कार्यक्रम को लेकर के आया हूँ जहाँ आज की कुंडली है नवनीत मिश्रा। ये हैं उन्नाव, उत्तर प्रदेश से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1990, दिन गुरुवार, 11:30 और उन्नाव। आइए आपको पंचांग बता देता हूँ। कार्तिक मास दक्षिणायन 2047 विक्रम संवत। कार्तिक मास में इनका जन्म हुआ है। मतलब व्यक्ति थोड़ा हठी होगा, जिद्दी भी होगा, थोड़ा गुस्सा भी करेगा और सत्यवादी होगा, परंतु प्रकृति अच्छी है पर स्वार्थ की प्रकृति से युक्त होता है। ये आगे बढ़ने पे पता चला कि सूर्य दक्षिण के हैं। मतलब सूर्य दक्षिणायन यानी कि व्यक्ति के जीवन में जो भी सफलता मिलेगी उसमें असफलता के भी दरवाजे खुलेंगे और व्यक्ति को कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण। कैसी परेशानी? तो व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत होगी, आत्मविश्वास कमजोर सा होता है और व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि उसे क्या करना है। दरअसल उसे करना क्या है और क्या क्या चीजें करनी है। एक बात और है, दक्षिणायन में होने के कारण व्यक्ति के पिता का स्वास्थ्य कमजोर होता है। हेमंत ऋतु, शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि, दिन गुरुवार। हेमंत ऋतु का जन्मा है व्यक्ति तो थोड़ा आलसी होगा पर युक्त होगा, मित्र का भक्त होता है, मित्र बनाने वाला होता है, गूढ़ और रहस्यमय विद्याओं का जानकार होता है और उसमें उसकी रुचि भी होते देखी जाती है। शुक्ल पक्ष और गुरुवार, शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति शुद्ध है मानसिकता का। गुरुवार के जन्मे होने के कारण गुरुवार का प्रभाव व्यक्ति के दिमाग में श्रेष्ठ स्थितियां बनती हैं जहां व्यक्ति किसी भी प्रकार के दोहरेपन की जिंदगी से बाहर निकल के जीता है। स्पष्टवादी है, गुरु से प्रभावित है तो बेहतरीन है, अच्छी भुजाओं वाला है। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा पापग्रह हो जाते हैं। इस वजह से जब कभी भी चंद्रमा की स्थितियां कमजोर होंगी अगर कुंडली में तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति के मन को, मस्तिष्क को और परेशान करने वाली स्थितियों में ले जाता है। सुकर्मा योग, ये ठीक है, गर करण और क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होंगे। ये जरा गौर करिए, ये व्यक्ति जन्मा हुआ है पूर्वाखाड़ा नक्षत्र का, शुक्र से संबंधित यह नक्षत्र। और शुक्र व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, समझदार बनाते हैं, अनुभव से युक्त बनाते हैं। व्यक्ति हर एक क्षेत्र का जानकार होना चाहता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र या कोई भी ऐसा विषय नहीं है जहां व्यक्ति की पकड़ ना हो। हर चीज में उतरना चाहता है और प्रत्येक प्रकार की गतिविधि में शामिल होना चाहता है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण व्यक्ति के ऊपर से देखता हूं तो मनुष्यत्व का गुण, व्यक्ति को अभी इंसान बनना बाकी है जबकि जीवन का लक्ष्य होता है भगवान बनना। दैवत्व का गुण व्यक्ति को अपने अंदर विकसित करने की स्थिति बनती है। व्यक्ति और ज्यादा उदार मना हो, दृष्टिकोण अच्छा होगा, व्यक्ति विकास करने के रास्ते पर चलना चाहता है, परिवर्तन पसंद करता है, शुद्ध मानसिकता का है, श्रेष्ठ मानसिकता का है, अच्छे लोगों से मित्रता करना चाहता है, स्पष्टवादी है, मन में कल छपट से दूर रहता है। और उसके बाद जो स्थितियां बन रही हैं, अब क्या बन रही हैं ग्रहों को, अब ये पहले बता देता हूं। आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति पे आते हैं तो जरा गौर करिए, ये धनु लग्न की कुंडली बनती है और धनु ही राशि भी है। मतलब ये अपने आप में एक अद्भुत परिकल्पना हो जाती है। जहां लग्न का अधिपति और राशि का अधिपति एक ही हो जाए तो कुंडली को भटकाव कम मिल जाता है और वो कुंडली नौमांस में कन्या की बन जाती है जो मूलतया दशम भाव की राशि बनती है धनु लग्न में। यानी कि व्यक्ति के जीवन में जो भी उत्थान की स्थितियां आएंगी वो कुछ दिनों के बाद। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वो शुक्र के नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। इस स्थिति में व्यक्ति 30 से 32 साल के बाद ही या 35 से 40 साल के बाद जाने पे उसके जीवन में स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ये गौर करने वाली बात है और निश्चित रूप से इसे समझना जरूरी भी होगा। व्यक्ति के ऊपर शुक्र का प्रभाव, और व्यक्ति पूर्वाखाड़ा नक्षत्र में जन्मा है और नक्षत्र का अधिपति शुक्र, ऐसी स्थिति में कि जहां शुक्र का नक्षत्र हो, लग्न में ही चंद्रमा और शनि हो व्यक्ति को और व्यक्ति के काम में प्रभाव डालने वाले। आज एक एक भावों को बताऊंगा तो आज के विश्लेषण को आप जरा आसान से और अच्छे तरीके से समझने का पूरा प्रयास करिएगा। मैं क्या बोल रहा था? नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र शुक्र का होने के कारण व्यक्ति सुंदर है, घुंघराले बालों को रखने वाला हो सकता है, होठ लाल हो सकते हैं, चेहरा बड़ा सुंदर दिव्य होता है,
भुजाएं बड़ी, दांत बड़े, कान बड़े होते हैं, ये स्थिति बनती है। और उसके बाद व्यक्ति शुक्र से प्रभावित है तो धन, वैभव और भौतिक चीज़ों के पीछे भागना चाहता है, और दरअसल वो इसी चीज़ को अपना लक्ष्य भी कई बार बना लेता है। पर एक बात बताऊं, जरा गौर करिएगा, ये व्यक्ति धनु लग्न का है, और धनु लग्न के लोगों में सांसारिक जितने भी व्यक्ति होते हैं, बहुत ईमानदारी से बात बोलता हूं, जितने भी लोग होते हैं उन सब से वो अलग सोचता है, और इस वजह से उसकी स्थिति इन दुनिया वालों की तरह नहीं होती। धनु की राशि जो होती है वो गुरु की मूल त्रिकोण राशि होती है, मतलब वो वहां पे प्रभाव उसका ज्यादा होता है। व्यक्ति गुरुवत सोचता है, गुरु के सदृश सोचता है। मठ का अधिपति जो होता है ना, वो कर्म से मठाधीश बनना चाहता है, समाज का आदरणीय होता है। इन दुनिया वालों की तरह वो झोल झमेले में नहीं रहता है, सीधी सी बात है। दुनिया वाले जैसा सोचते हैं वो ऐसा नहीं सोचता है। हो सकता है दुनिया वाले उसके प्रति और उसके लिए राजनीति और पासे बना करके रखे हों, पर वो इन सब से फंसना नहीं चाहता, और पता नहीं उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती भी नहीं है। यहाँ पे भी वही बातें बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो और भी स्थिति मजबूत बन रही है ना। क्यों? क्योंकि राशि भी वही और लग्न भी वही, मतलब व्यक्ति के ऊपर से गुरु का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। व्यक्ति ज्ञान और ज्ञान की उत्तरोत्तर बुद्धि में जाना चाहता है। जिस दिन भी अगर 2 मिनट भी किताब पढ़ के बैठेगा नहीं, मन की इच्छाएं और मन कमज़ोर सा लगता है। पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, अच्छे लोगों से मित्रता करना चाहता है, समाज में आगे रहना चाहता है, सत्कार करना चाहता है, पाना भले ना चाहे पर देना चाहता है, और सत्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है। सत्य ही उसकी सवारी होती है, और सत्य के मार्ग पर ही रह के अपनी जीवन की यात्रा पूरी करता है। खास करके तब जब ये चंद्रमा भी किसी शुभग्रह के हो जाएं। अब जरा इनकी कुंडली में लग्न पे आते हैं। गौर करिएगा, लग्न है धनु का, और धनु कैसी स्थिति राशि की आपने देखी होगी। नीचे का सर, नीचे का जो पोजीशन होता है वो घोड़े का होता है, और गर्दन के पास शरीर मनुष्य का, जिसके हाथ में धनुष और बाण हैं जो कसे हुए हैं, और लक्ष्य पे से निशाना साधा हुआ है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो है वो द्विस्वाभाविक है, जिसमें पशुत्व का भी गुण है, मनुष्यत्व का भी गुण है। ये द्विस्वाभाविक राशि होती है, ना तो चर है न स्थिर है, और श्रेष्ठ वही होता है जो आसानी से पर्यावरण के हिसाब से बदल जाता हो, वही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसे पता है कि कब क्या और कब कैसे करना है। तो यहां पे लग्न में शनि बैठे, लग्न में शनि और चंद्रमा का विष दोष बना, और डिग्री के हिसाब से अगर देखता हूं तो ये बिल्कुल टाइट कंजंक्शन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है 20 अंश के और शनि है 25 अंश के, एकदम नजदीक हैं दोनों। व्यक्ति का मन असंतुलित होता है क्योंकि ये विष दोष है, और दरअसल चंद्रमा भी पापग्रह के हैं। तो जरा गौर करिए कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पापग्रह और लगा है विष दोष, और उस पर गौर करिए कौन देख रहा है? मंगल की 8वीं दृष्टि, और उसके बाद सूर्य से चंद्रमा जो हैं वो तृतीय जा रहे हैं। ये अच्छा होता है। मंगल भी जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है, शनि जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है। इसका प्रभाव अब बता देता हूं। गौर करिए, मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी लग्न पे, और यह है धनु लग्न। गुरु उसके मित्र होते हैं। ये बैठा 6ठे भाव में है, रोग पैदा करेगा। किस में? किसको देख रहा है? चंद्रमा को। तो कैसे रोग देगा? मन को, क्योंकि यहां विष दोष भी लगा है। चंद्रमा के पास अपना कोई बल नहीं है ना, इस वजह से। और ये धनु लग्न की कुंडली में जो चंद्रमा होते हैं वो मारक नहीं होते हैं, और ना ही कमजोर होते हैं, ना ही इन्हें अष्टम का दोष लगता है। इस वजह से यहां पे उनको एक सुलभता भी मिलेगी, परंतु मंगल जैसे पंचम भाव के अधिपति का दृष्टिपात हो जाने से शनि उनका प्रबल शत्रु होता है। राशि के अधिपति या लग्न के अधिपति का उस भाव से कोई संबंध नहीं बन रहा है, इस वजह से ना उसको देख नहीं रहा है ना, इस वजह से। तो ये बात कि ये स्थिति कि व्यक्ति के मन को परेशान करेगा। विष दोष लगा है, माता के स्वास्थ्य को परेशान करेगा। विष दोष लगा है तो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को निर्णय लेने में दिक्कत करता है, क्योंकि चंद्रमा है निर्णय लेने की क्षमता। वो परेशान हुआ, और वो क्यों ज्यादा परेशान हुआ कि जरा 11वें भाव में देखिए, 2 अस्त ग्रह बैठे हैं। तो अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव के
पूरक भाव पे दृष्टि डालते हैं, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव होता है, एकादशवां भाव, और इसका पूरक पांचवां, जहां से यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि की वृद्धि होती है, उस भाव पे दो दो अस्त ग्रहों का प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो अस्त होंगे तो उनकी दृष्टि का लाभ कम। और सूर्य जो कि नीच का है, तो नीच का ग्रह पहले तो अपने आप को असंतुलित करेगा, और नीचत्व को अगर भंग होने की बात करते हैं तो नीचत्व के भंग होने में नीचत्व भंग होगा, पर वो ग्रह अस्त है, इस वजह से उसका प्रभाव कम जाएगा और वो पूर्ण रूप से अपने प्रभावों को नहीं देने वाला बन जाता है। यहीं पे अगर गौर करिए तो यहां लग्न में शनि मंगल का प्रभाव, लग्न के अधिपति जाकर के अष्टम में बैठे हैं केतु के साथ, जो कि अवयोग लगा रहे हैं। उच्च के तो हैं पर अवयोग में है, क्योंकि चंद्रमा से लग्न को या लग्नेश को कहीं से कोई बल नहीं मिल रहा है। कारण क्योंकि ये चंद्रमा अकेला बैठा, शनि के साथ विषदोष बनाया, बिल्कुल ये पीड़ित हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति का विवाह, व्यक्ति का कोई भी काम, व्यक्ति का कोई भी कार्य रुक रुक करके, विलंब से और प्रायः असमंजस की स्थिति से गुजरता हुआ पूरा होता है। शनि ये कहते हैं यहां पे कि धन के लिए प्रयास करो। क्यों? अब मैं दूसरे भाव पे आ गया, जरा गौर करिए। यहां पे मंगल की दृष्टि, एक बात और बता दूं, मंगल की दृष्टि शनि पे है। मंगल की दृष्टि शनि पे होगी, व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र है तो व्यक्ति अपना व्यवसाय ना करे, अपना व्यवसाय ना करके अगर नौकरी के लिए प्रयास व्यक्ति करे, कहीं पे प्राइवेट नौकरी भी अगर करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। ये बात बनती है। व्यक्ति शुद्ध मानसिकता का होता है और प्रबल मानसिकता का होता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव और शनि का प्रभाव जब लग्न पे पड़ेगा तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर करेगा। बाहर से व्यक्ति ऐसा देखने में होगा, क्योंकि ये रोग भाव में बैठे हैं, और जिस भाव का अधिपति है वो व्यक्ति को ज्ञानी भी बनाएगा, क्योंकि ज्ञानेश होकर के ये देख रहे हैं, तो व्यक्ति हर क्षेत्र का जानकार और जानकारी इकट्ठा करना चाहता है, साथ ही साथ उसमें निर्णय लेने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि मंगल का प्रभाव है, शनि चंद्रमा का विषदोष बहुत जबरदस्त वाला बन रहा है, लग्न के अधिपति का गुरु का अष्टम में जाना, केतु के साथ प्रभाव से युक्त हो जाना, ये स्थितियां बनती। क्लियर है ये बात? अब दूसरे भाव पे लेके आता हूं। यहां दूसरे भाव में राहु मकर के होकर के बैठे हैं, जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो उत्तराखाड़ा नक्षत्र है, ये सूर्य का नक्षत्र है। जरा विचार करिए, द्वितीय भाव में राहु जैसे पापक ग्रह का पाप राशि में बैठना, इसका परिणाम आप लोग जान गए होंगे कि क्या होने वाला है। इसका परिणाम यह होने वाला है कि व्यक्ति की कुंडली में एक तो वो धनु लग्न का है, धनु राशि का है, गुरु से प्रभावित है, जिसको कि बल नहीं मिला अष्टम में बैठ करके, और द्वितीय भाव में राहु सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य कैसा ग्रह है? अग्नि तत्व का ग्रह है और क्रूर ग्रह है, और ऊपर से वो राशि जो बनी वो शनि की बन गई। एक पापक ग्रह का नक्षत्र बनना, वहां पे जो ग्रह बैठा है वो पापक ग्रह के नक्षत्र में है, क्रूर ग्रह के और पापक ग्रह की राशि में, और ऊपर से वो राशि भी जो है वो गौण राशि है, वो गौण राशि है। मतलब ये भाव कमजोर हो रहा है, व्यक्ति को धन बचाने में मुश्किलें पैदा होंगी, और व्यक्ति के पास कुबेर की भी संपत्ति अगर दे दी जाती है तो भी उसे वो खर्च कर बैठता है। होगी ये बात नवनीत जी? जरा गौर करिएगा मेरी बात पे। व्यक्ति के पास चाहे कितनी ही संपत्ति दे दी जाए, और गुरु और राहु का संबंध जब बन जाए ना, दरअसल एक बात और बताता हूं, किसी भी कुंडली में आप लोग प्रायः, अब देखिए होता क्या है कि कई बार लोग आपको खुश करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, पर यह बात सही है। किसी भी कुंडली में गुरु जो सर्वाधिक शुभग्रह होते हैं वो यही बिलबिला के कहते हैं, हे परमात्मा मेरी स्थिति कभी भी राहु केतु और शुक्र के साथ न बनाना। और वो देखिए ये बना हुआ है, गुरु केतु एक साथ अष्टम में बैठना, राहु की दृष्टि, राहु का द्वितीय भाव में जाकर के मकर राशि का होकर के व्यक्ति के धन को और व्यक्ति को मुंहफट प्रवृत्ति का बना देते हैं। क्योंकि ये सूर्य है, कराएगा, नक्षत्र का प्रभाव अपना जरूर डालेगा, व्यक्ति को सत्यवादी बनाएगा, धन खर्च करने में व्यक्ति कभी सोचता नहीं है, खर्च यूं ही कर देता है। तो अपने आप को और अपने बैलेंस को हमेशा बना करके और बरकरार रखने की स्थितियां बनती हैं। क्यों बताता हूं? क्योंकि इस भाव से शनि केंद्र में जा रहे हैं, इस भाव से शनि केंद्र में जा रहे हों, या इस भाव पे शनि का प्रभाव हो, या इस भाव में शनि की राशि बन रही हो, या इस भाव से शनि का कहीं से भी अगर संबंध बने, तो वो ये इशारा करता है कि व्यक्ति कभी भी अपने पैसे किसी को ना दे, अपने पैसों को लगाने से पहले अपना बैलेंस देख ले, अपने बजट के बारे में कभी किसी से चर्चा ना करे, अपने बैंक बैलेंस के बारे में कभी भी किसी से चर्चा ना करे, और उसके पास कितनी संपत्ति है इसका कभी भी किसी को बताने से बचे।
ये राहु की स्थितियां यहाँ पे ऐसी दिखा रही हैं। और कारण एक बात और है कि राहु और गुरु का एक साथ देख लेना, गुरु भी जो बैठे हैं वो बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, व्यक्ति को वो बुद्धिमान बनाएंगे, क्योंकि नक्षत्र जो है वो बुध का है, जो एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम भाव पे सूक्ष्म दृष्टि डाल रहा है। सूक्ष्म कहने का मतलब है बड़ा कम, बड़ा कम। तो ये राहु और गुरु की बात रही। यहां पे गुरु की बात करूंगा। राहु की दृष्टि यहां पे मतलब राहु की जो स्थिति बन रही है वो व्यक्ति को धन खर्च करने वाला, सत्यवादी बनाएगी। पर एक बात बताऊं तो कुटुंबजनों से थोड़ा तकलीफ यहां पे मिलने वाला है। कारण क्योंकि वो शनि की राशि है, धन भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, व्यक्ति को धन से संबंधित समस्या तो नहीं होने देंगे, क्योंकि एकादशवें में सूर्य बैठे हैं, नीच के होकर के भी उनका नीचत्व भंग भी हो रहा है, क्योंकि राशि का अधिपति तुला का वहीं बैठा है। इस वजह से धन से संबंधित समस्या नहीं होनी है, धन से संबंधित समस्या नहीं होने वाली है। और दूसरी एक और बहुत अच्छी बात इस कुंडली में जो है कि सूर्य इस भाव को देख रहे हैं। सूर्य जब कहीं से भी पंचम भाव को देख लेंगे, ये प्रभावों को लाभकारी बनाने वाले हो जाते हैं, क्योंकि ये धनु लग्न और धनु राशि का व्यक्ति है, अगर थोड़ा भी मेहनत कर देगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा। तीसरे भाव पे लेके आता हूं। यहां का अधिपति लग्न में बैठा, व्यक्ति के जेहन में ही है मेहनत करना। पर एक बात जो कि और ज्यादा समझदारी से युक्त है, नक्षत्र पूर्वाखाड़ा का है, शनि पूर्वाखाड़ा नक्षत्र में बैठे हैं, ये इनके मित्र का नक्षत्र होता है, मंगल की दृष्टि है, शनि का प्रभाव है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति आलसी हो जाएगा। ये पक्की बात है, आलस्य है, जगने में दिक्कत, और रात्रि चर हो जाता है व्यक्ति। रात में जगने की बड़ी मनसा होती है, तो रात में जगने की आदत बंद करनी होगी। सूर्य का स्वागत करिए। जिस दिन सोते हैं उसी दिन जगिए। आप क्या करते हैं? सोते हैं 4 तारीख की रात को और जगते कब हैं? 5 तारीख की सुबह को। बिल्कुल नहीं, उसी दिन जगिए, सूर्योदय से पहले। सूर्योदय के बाद दिन बदल जाता है, तो सूर्योदय से पहले जगने का प्रयास करिए, ताकि आपकी जो गिनती है वो उसी दिन में सोने की और उसी दिन में जागने की हो जाए। अब 12 बजे के बाद सोएंगे तो वो तो बदल गया। एक दिन तो आप उस दिन तो सोए नहीं, अगले दिन सो रहे हो जब सूर्य जागने वाले होते हैं। सूर्य का स्वागत बनता है, क्योंकि सूर्य नीच के हैं। क्लियर है ये बात? चौथे पे आता हूं। यहां का अधिपति बना गुरु। यहां के अधिपति गुरु अपने भाव से पंचमस्त गए हैं, उच्च के हैं, लग्न के अधिपति होकर के बाहर बैठे हैं। और एक बात बहुत अच्छी तरीके से बताता हूं, यहां पे केदार योग का निर्माण हो रहा है। वो कैसे? 3 ग्रह यहां पे, 1 ग्रह यहां पे, गुरु को कि केतु को नहीं, तो 1 भाव यहां बना, 1 भाव ये, और 1 भाव यहां और 1 भाव ये। सारे के सारे ग्रह राहु केतु को छोड़कर 4 घरों में बैठे हैं। ये केदार योग होता है, जो अच्छा होता है, अच्छी बात है। ये अच्छी बात हो जाती है इस कुंडली के लिए, जहां पे व्यक्ति को सुख, समृद्धि, गौरव, प्रतिष्ठा और सांसारिक सुखों का लाभ देते हुए सारे ग्रह देखे जाते हैं। सुख भाव का अधिपति अष्टम में गया है। माता का स्वास्थ्य परेशान, क्योंकि यहां भी है परेशान। माता का कारक विषदोष में है, पाप ग्रह बन रहा है, मंगल शनि का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में माता ज्ञानी तो होंगी, माता से लाभ भी मिलेगा, माता के साथ संबंध अच्छा बनाने की स्थितियां देखी जा रही हैं। जितना ज्यादा हो सके उसे बिल्कुल नर्चर करते रहिए। चतुर्थ का अधिपति अष्टम में गया है केतु के साथ। यहां पे ये घाव पैदा करता है, यहां पे ये घाव पैदा करता है, और उस भाव पे बाकी अन्य किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होने के कारण, और एक बात और बताऊं तो केतु की यहां पे दृष्टि पड़ जाने के कारण वो स्वास्थ्य को परेशान और माता के स्वास्थ्य को चिंता देता है, और माता के चित्त को चंचलता देता है। ये बात बन रही है। यहां का अधिपति, यहां से सुख का विचार किया जाता है, मिलेगा और पक्के तौर पे मिलेगा। सांसारिक सुखों का संपूर्ण भोक्ता होगा व्यक्ति, पर थोड़े दिनों के बाद। पंचम भाव के अधिपति मंगल अपने घर से धन का संबंध बना रहे हैं। शुभ ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि अष्टम भाव का अधिपति होता है। अष्टम भाव का अधिपति जो बना चंद्रमा, उसके नक्षत्र में मंगल गए, और उस चंद्रमा को जो कि नक्षत्र मंगल ने धारण किया है, उसको चंद्रमा को, उस चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि भी है। स्वभाव में उग्रता, स्वभाव में रोग, स्वभाव में ज्ञान पाने की स्थितियां, और व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी को भी पैसे देने से बच जाए, क्योंकि मंगल छठे भाव में बैठे हैं और चंद्रमा है कमजोर, उसको लगा है विष दोष। सूर्य है कमजोर क्योंकि नीच का है। इस वजह से ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं, लग्न का अधिपति भी अष्टम में जा रहा है। इस वजह से व्यक्ति कभी भी किसी को पैसे देने से बचे, कभी किसी को पैसे देने के बारे में बार बार विचार करें, कभी किसी के साथ भी अगर व्यवसाय करने जाता हो तो थोड़ा विचार करें। ये स्थितियां बनती हैं। कहीं पे किसी पे भी शेयर सट्टेबाजी, लॉटरी आदि में अगर कभी भी पैसे लगाने हो तो निस्संदेह बचना चाहिए। ऐसी स्थितियों में आपको नुकसान हो सकता है। कारण है क्या? क्योंकि चंद्रमा एक तो कमजोर, लग्न के अधिपति कमजोर, और वहां पे एक नीच और 2 अस्त ग्रहों के बैठने से वो भाव
कमजोर हो रहा है। पंचम भाव भी कहीं ना कहीं खाली है। छठे भाव में मंगल इशारा करते हैं कि व्यक्ति कभी भी किसी को पैसे ना दे। छठे भाव के अधिपति बने शुक्र, ये जाकर के जन्म कुंडली में अपने भाव से षडाष्टक में बैठे हैं, तुला के होकर के बैठे हैं, अपनी राशि के हैं। पर एक बात जो कि भाव का फल अगर यहां पे करूंगा तो शुक्र एकादशवें भाव में बैठे हैं तो श्रेष्ठ बनाएंगे, सांसारिक सुखों का भोक्ता तो बनाएंगे पर सिर्फ अपनी दशाओं में, बाकी के समय नहीं। बाकी के समय नहीं, अभी नवमांश की चर्चा बाकी है, अभी सिर्फ आज लग्न देख रहा हूं। तो यहां पे छठे भाव का अधिपति गया, सूर्य के साथ बैठा, रोग पैदा करेगा। सूर्य को चमड़े से संबंधित रैसेस वगैरह आते होंगे, पिंपल्स वगैरह निकलने की संभावना बनती है। रक्त से संबंधित और रक्त के खराब होने का, खांसी, दमा, श्वास से संबंधित समस्या ये बनती है। कई बार हड्डियों का दर्द भी पैदा होगा। रक्त को कमजोर होने से बचाना होगा, रक्त का रेगुलर जांच, उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, ये चीजें बनती है। सातवें भाव के अधिपति बने बुध, वो उसको देख रहे हैं, नहीं देख नहीं रहे हैं, यहां पे चंद्रमा और शनि की दृष्टि है। इस भाव पे अगर दो दो पापक ग्रहों का प्रभाव हो जाए, क्योंकि चंद्रमा भी पापक है, शनि भी पापक है, इस कुंडली में तो शनि सामान्य कमजोर भी होंगे, तो उसकी दृष्टि जब पड़ेगी तो व्यक्ति को स्वभावतः धनी बनाएगा और स्वभावतः व्यवसायिक बनाएगा। पर व्यक्ति के नक्षत्र और मंगल के प्रभाव और शनि और चंद्रमा के प्रभाव को देख करके यह बात बिल्कुल स्पष्टतया समझ लेनी चाहिए कि नौकरी करने में ही भलाई है। यहां का अधिपति बुध लाभ में बैठा, विवाह के बाद की स्थितियों को देखता हूं तो विवाह भाव का अधिपति अस्त हो रहा है, लाभ में बैठा है। इस वजह से बुध जब अस्त हो जाते हैं तो अपने प्रभावों को बलवान भी बनाते हैं, ठीक होंगी बातें, क्योंकि यहां पे मूलतः द्वितीय भाव का अधिपति देख रहा है। द्वितीय भाव का अधिपति जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देख लेता है तो दाम्पत्य को बेहतर बनाने वाला हो जाता है, क्योंकि मूलतः यहां पे जो भाव ये है ये संबंधों के बनने का भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में कि जब द्वितीय भाव के अधिपति का प्रभाव सप्तम भाव पे हो या द्वितीय भाव के अधिपति सप्तम भाव में बैठते हो तो व्यक्ति को धन की समस्या नहीं होने देते हैं। उसको प्रत्येक दिन आय के एक अच्छे स्रोत के तौर पे देखने को मिलता है, उसको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आय बन जाती है या मिल जाती है। क्लियर है? आठवें भाव के अधिपति बने चंद्रमा, ये अष्टमेश होते हैं पर इनको दोष नहीं लगेगा, और सामान्यतया वहां पे लग्न का अधिपति बैठ जाने से अष्टम भाव में एक शुभत्व की वृद्धि भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे एक शुभ ग्रह की राशि बनी। नक्षत्र को जरा गौर करिए, गुरु आश्लेषा में, बुध के नक्षत्र में, और केतु पुष्य में, शनि के नक्षत्र में। यहां पे व्यक्ति को बुद्धिमान बना और बनाता हुआ देखा जाएगा, बनता हुआ देखा जाएगा। स्थितियां प्रतिकूल होने से हर बार गुरु बचाने का प्रयास करेंगे। जब कभी भी स्वास्थ्य में परेशानी आएगी गुरु इनको लाभ देने वाली स्थितियों में ले जाएंगे। ऐसी स्थिति में कि केतु का प्रभाव जब अष्टम भाव पे हो, राहु का प्रभाव जब द्वितीय भाव पे हो, लग्न का अधिपति जब अष्टम भाव में बैठा हो तो अपच, एसिडिटी, कब्जियत या पाइल्स आदि की समस्या भी देने वाले बन जाते हैं। ये केतु का प्रभाव यहां रहेगा। व्रण देता है वो कि यहां पे गुरु और केतु की स्थितियां जो हैं वो अब तीन ही स्थिति होती है। जरा बताता हूं। लग्न के अधिपति अगर छठे में बैठ जाएं, लग्न के अधिपति अगर छठे में बैठ जाएं तो व्यक्ति को रेगुलर कोई ना कोई प्रतियोगिता सामने आती है। ये सीधी सी बात है, क्योंकि वो जो व्यक्ति का चरित्र है, व्यक्ति का व्यक्तित्व है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व ही जो कि लग्न का निर्माता लग्नेश होते हैं, वो किस चीज को धारण कर रहे हैं? वो धारण कर रहे हैं व्यक्ति के प्रतियोगिता को, व्यक्ति को प्रतियोगी बनाएंगे। लग्न का अधिपति अगर अष्टम में बैठ जाए, ये अष्टम भाव होता है, ये स्वास्थ्य को कमजोर करता है और व्यक्ति को कई बार कंफ्यूज करता है, निर्णय लेने में दिक्कत करता है। एक परेशानी जाएगी नहीं कि दूसरी सामने खड़ी है। लग्न के अष्टम में बैठने का ये प्रभाव कमजोर करता है। और लग्न के अधिपति के 12वें में जाने का प्रभाव, व्यक्ति चाहे जितना मेहनत कर ले वो सब कई बार निकल जाते हैं, वो पता नहीं चलता है कि वो गया कहां। सामान्यतः यही बात है, व्यक्ति खूब मेहनत करेगा पर उसको सफलता मिलने में बड़ा विलंब होता है और दिक्कत होती है, देर होती है, चीजें बिगड़ सी जाती हैं, व्ययात्मक ज्यादा हो जाती हैं चीजें। यहां पे आपको मेहनत करना पड़ता है, यहां पे आपके स्वास्थ्य को कमजोर करता है, आपके सामने परिस्थितियां ही प्रतिकूल हो जाती हैं और यहां पे आपके मेहनत का फल देर से, विलंब से या व्यवधान से युक्त होता है। तो मैं यहां था, यहां का अधिपति अष्टमेश चंद्रमा है, उनको दोष नहीं लगेगा, यह दरअसल शुद्ध बनाएंगे। पर एक बात है कि ग्रह सबसे पहले प्रभावित होता है तो भावों से। चंद्रमा को रोग लगा है, विष रोग लगा है, वो निश्चित रूप से परेशान करते ही होंगे और करेंगे ही, ये बात होती है। भाग्य का अधिपति जो सूर्य बनता है, इस कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह होंगे गुरु, मंगल और सूर्य।
भाग्य के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं, पर नीच के हो रहे हैं, जिनका नीचत्व भंग शुक्र कर रहे हैं, जो कि अस्त हैं। इस वजह से ग्रह बलाबल में नहीं है, ग्रह बलाबल में नहीं है। और परंतु भाग्येश की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पे है। भाग्य में यश, गौरव, सम्मान और मेहनत का लाभ दिखता है। व्यक्ति कर्म करे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि पराक्रम भाव का अधिपति लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहा है। उसके बाद मंगल जैसे पराक्रमी जो कि पंचम भाव के अधिपति हैं, उसका प्रभाव लग्न पे है। गौर करिए, एक बार फिर से बता दूं, भाग्य के अधिपति एकादशवें में जाकर के पुनः सातवीं दृष्टि से इसको देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मंगल जो कि पंचम भाव के अधिपति हैं, छठे में बैठे और यहां से आठवीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पराक्रम का अधिपति यहां बैठा और सप्तम को देख रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्र, बुध और सूर्य इस भाव को कमजोर करेंगे, नेचुरली ये होता है। सामान्यतः आपको लोग इस बार और इस बारे में कई तरह की चीजें बताएंगे, पर एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, सूर्य, बुध और शुक्र बैठना तो एक ही साथ चाहते हैं, पर वो जब एक साथ बैठ जाते हैं उस भाव को कमजोर कर देते हैं, उस भाव को कमजोर करते हैं, उस भाव को परेशान करते हैं और इसका संपूर्ण लाभ नहीं देते हैं। क्योंकि इस कुंडली का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण और सर्वाधिक कारक ग्रह अगर होगा वो होगा सूर्य, जो कि नीच का है और उसने दो ग्रहों को अस्त किया हुआ है, मतलब वो प्रबल है, मजबूत है, पर नीच के होने के कारण अपनी दशाओं में, अब जरा इनकी स्थिति को समझिए, ये कुमार ग्रह के हैं, खलवत हो रहे हैं, मतलब व्यक्ति की कुंडली के लिए वो खल सदृश हो गया है, दुश्मन बन गया है। 10वें भाव के अधिपति का संबंध भाग्य भाव के अधिपति के साथ, सूर्य बुध एक साथ बैठे और इसके साथ रोग भाव के अधिपति भी जा रहे हैं, तो संबंध देखिए किसका किसके साथ बना। रोग के अधिपति का जाकर के भाग्य भाव के अधिपति को रोग लगाना, दशम भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति जहां पे दशमेश अस्त हो रहे हों, व्यक्ति कैरियर को लेकर के उधेड़ बुन में लगा हुआ है, व्यक्ति कैरियर को लेकर के उधेड़ बुन में है, लेकिन वो कर्म अगर करे तो शुद्ध और सात्विक ही करे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर लेगा, क्योंकि वो धनु लग्न का है, धनु लग्न का है, लग्नेश कहीं ना कहीं उच्च के हैं, तो लग्नेश तो कहीं बैठेंगे तो उसको प्रभाव को मजबूत ही करेंगे। पर यहां पे ये इशारा है ग्रह का कि दरअसल व्यक्ति कुछ भी करे तो श्रेष्ठ करे। व्यक्ति किसी दूसरे का अनुगामी बन सकता है, क्लर्क बन सकता है, किसी बहुत बड़े संस्थान का जो मालिक है उसका पीए बन सकता है, पर्सनल असिस्टेंट वगैरह बोलते हैं, वो काम कर सकता है, मुंशीगिरी का काम बेहतरीन कर सकता है। शुक्र से प्रभावित है व्यक्ति कॉस्मेटिक आदि चीजों में जा सकता है, कला के क्षेत्र में जा सकता है, चंद्रमा लग्न में बैठा है, शुक्र की स्थिति बनती है, नक्षत्र की स्थिति, और ये मंगल का प्रभाव है, शनि लग्न में बैठे हैं, व्यक्ति नौकरी करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, नौकरी कर ले, किसी की भी चाकरी कर ले, ये स्थितियां बनती हैं। 10वें के बाद एकादश में शुक्र वहीं बैठे हैं, ये लाभ देंगे पर अपनी दशाओं में कमजोर। उसके बाद 12वें भाव का अधिपति मंगल, वो उसको देख रहा है। सामान्यतः अगर देखूं तो 12वें भाव का अधिपति मंगल है और वो पापग्रह होकर के उसको देख रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को यहाँ का प्रभाव, इस भाव को देखने से पहले यहाँ पे देख लेना चाहिए, क्योंकि व्यय आजकल हो रहा है किसका, धन का ज्यादा, तो धन के व्यय की स्थितियां ज्यादा बनती हैं। अब आपको यहाँ पे रोक करके मैं इसको समझा देता हूं नवमांश को। लग्न का अधिपति बना बुध, वो गए कहाँ, सुख भाव में, यानी कि यहाँ पे जरा गौर करिए तो बुध दशम के अधिपति बनते थे, यहाँ वो लग्न में आ रहे हैं, लग्न में ही केतु, और केतु का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं राहु के पास है, और केतु का प्रभाव जो है वो 12वें भाव पे भी है। तो केतु की 5वीं दृष्टि 12वें और यहां पे केतु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे, 7वीं दृष्टि यहां और 9वें भाव पे, यहां पे व्यक्ति को धार्मिक दृष्टिकोण का बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि चंद्रमा लग्न में है, बुध सूर्य के साथ हैं जो कि भाग्य भाव के अधिपति, धर्म भाव के अधिपति के साथ, व्यक्ति के विचार और व्यक्ति की मानसिकता धार्मिक होगी, क्योंकि बुध का लग्न यहां बन रहा है। और उसके बाद द्वितीय भाव में चंद्रमा नीचाभिलाषी है, नीचाभिलाषी होने के कारण यहां भी चंद्रमा को कमजोर होते देखा जा रहा था, क्योंकि वो विष दोष बना रहे थे, पापग्रह से पीड़ित हो रहे थे, दो पापग्रहों का प्रभाव वो झेल रहे थे, मन झेल रहा है, और यहां भी वो कमजोर होता दिख रहा है। माता के स्वास्थ्य का विशेषतया ध्यान देने की आवश्यकता है। पिता से लाभ है पर वो भी स्वास्थ्य से कमजोर होंगे, उनको भी स्वास्थ्य में देखने की बात बनती है। यहां पे शुक्र की राशि बनी, उसका अधिपति पराक्रम में गया है, तो धन कहां से आता दिख रहा है, मेहनत करना होगा। कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि रखा हुआ है और उठा करके मलाई भरी है खा ले ना, मेहनत ही ऑप्शन बनता है और मेहनत का कोई विकल्प भी नहीं है। यहां पे शनि और शुक्र एक साथ बैठे हैं, आलस्य मत करिएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे वृश्चिक का शनि है, आलसी मत बना दे आपको, आलस्य बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लग्न में यहां भी शनि का प्रभाव है और यहां पे भी शनि पराक्रम को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति आलस्य से युक्त है, आलस्य बिल्कुल भी इस कुंडली के लिए बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि सुख भाव का अधिपति गुरु पंचम में अष्टम में जा रहे हैं, अपने भाव से पंचमस्त केतु के साथ, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे शनि और शुक्र व्यक्ति को मेहनत कराएंगे और दरअसल वो दोनों होते हैं मित्र, तो अच्छी बात है।
व्यक्ति को कुटुंब का लाभ मिलेगा, मेहनत का फल भी मिलेगा, क्योंकि मेहनत के फल के भाव को अगर देखते हैं तो मेहनत का फल कैसे मिल रहा है, धन के मामले में, क्योंकि वहां का अधिपति धन योग लगा रहा है। यहां पे अगर देखिए तो यहां का अधिपति मंगल जो जाकर के कहां बैठा है, नीच का, पराक्रम भाव का अधिपति मूलतया नौमांस में नीच का है। आपकी पत्नी आकर के अगर वो कहें तो निश्चित रूप से ये बात कहूं तो आप 1990 के हैं, मैं एक बात कहूंगा सीधे तरीके से, मेहनत ही इस कुंडली का ऑप्शन बनता है, बाकी कुछ भी नहीं। मेहनत करना है। गुरु, सूर्य और बुध, ये स्थिति अच्छी है क्योंकि इस भाव का अधिपति यहीं बैठा, गुरु यहाँ पे भी उच्च के हैं, यहाँ पे उनकी स्थिति और ज़्यादा अच्छी दिखी जा रही है क्योंकि इस कुंडली के लिए वो सुख के अधिपति होते हैं, अपने अच्छे और समता के ग्रह के साथ बैठे हैं। सूर्य उनका मित्र होता है, बुध उनका जो होता है वो शत्रु होता है, परंतु फिर भी यहाँ पे लग्नेश के साथ बैठने के कारण ये भाव अच्छा बन रहा है और व्यक्ति को एक अवस्था में आने के बाद संपूर्ण प्रकार का सुख और सांसारिक सुखों का भोक्ता बनते यहाँ पे गुरु बनाएंगे और दिखाएंगे। बिल्कुल ये स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। पंचम भाव का अधिपति शनि जाकर के अपने भाव से तृतीय भाव में बैठे हैं, तीसरे पीछे बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल नीच का है, इस वजह से मेहनत करना होगा क्योंकि इस भाव का जो संबंध बन रहा है वो कहीं ना कहीं मंगल और शनि से बन रहा है। क्यों बन रहा है? यहाँ का अधिपति शनि, ये किसकी उच्च राशि है? ये मंगल की उच्च राशि है जो बैठा है नीच का। इस वजह से व्यक्ति को पराक्रम करना चाहिए, उसका लाभ मिलेगा, ये बातें बनती हैं। अब उसके बाद आपको एक बात और बता दूं, इनकी कुंडली में दशमांश पे आता हूं। शुक्र के नक्षत्र में व्यक्ति ने जन्म लिया है और नवमांश कुंडली में शुक्र और राहु दशमांश कुंडली में यहीं बैठे हैं। D10 चार्ट में शुक्र और राहु यहीं बैठे हैं। व्यक्ति शुक्र से संबंधित अगर कोई भी काम करना चाहता है तो कर सकता है, कारण क्योंकि जन्म कुंडली के दशमांश चार्ट में शनि की राशि बन रही है और वो शनि इसको देख रहे हैं। शुक्र और शनि से संबंधित कोई भी काम, शनि से तो नहीं कहूंगा पर शुक्र से जरूर कर सकता हूं। पढ़ाने का काम भी अगर कहीं मिल जाए वो भी कर सकता है व्यक्ति। सूर्य ठीक हो रहे हैं षडबल में, सर्वाधिक मजबूत ग्रह के रूप में इस कुंडली में गुरु देखे जा रहे हैं, उसके बाद सूर्य और उसके बाद चंद्रमा। कमजोर हैं मंगल और बुध, ये कमजोरी वाली स्थिति। पंचमेश षडबल में कमजोर, बुध जो कि सप्तमेश होते हैं वो कमजोर हैं, अस्त भी हैं, शुक्र भी कमजोर हो रहा है, शनि भी कमजोर हो रहे हैं, पर मजबूत ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा और गुरु, ये तीनों अच्छे हैं। चंद्रमा भी बैठा है, लाभ देगा। अब आपकी कुंडली में क्या बता दूं, आपकी कुंडली में अगर कुछ भी मुझे बताना होगा तो एक बार भाग्य भाव बता देता हूं। भाग्य के लिए आपकी कुंडली में लग्न का अधिपति बुध बनता है। D4 चार्ट में यहां 3 नंबर लिखा है, यहां पे चंद्रमा बैठा है, एक शुभ ग्रह और शुभ ग्रह की राशि, ये ठीक है। उसके बाद शुक्र जो कि पंचम भाव के अधिपति होते हैं यहीं बैठे हैं केतु के साथ। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कहीं ना कहीं काम करने पे ज्यादा लाभकारी देखी जा रही है। मेहनत करेंगे तो वो लाभ दे सकता है। पूजा के तौर पे अगर बता दूं तो भाग्य के आधार पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए क्योंकि अभी आप ढैया में भी हैं। धनु राशि है आपकी और मकर के शनि, 2023 तक अभी हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन 3 बार कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली में सर्वोत्तम जो श्रेष्ठ राशि बन रही है वो श्रेष्ठ राशि बन रही है आपकी कुंडली में कर्क राशि, और उसके बाद एक राशि और अच्छी बन रही है तुला राशि, एक राशि और अच्छी बनेगी सिंह राशि। कर्क, सिंह और तुला, इन राशियों से संबंधित क्षेत्र में, इन राशियों से संबंधित शहरों में और इन राशि के व्यक्तियों के साथ आपके संबंध अच्छे बन सकते हैं। अगर विवाह नहीं हुआ है तो आप धनु राशि या धनु लग्न की जातिका से विवाह कर सकते हैं। अगर विवाह की दिशा बताना चाहूं तो मैं इस कुंडली में पूर्व दिशा बता सकता हूं। अगर आप कभी भी धन इकट्ठा करना चाहते हो तो किसी को बताएं नहीं। और उसके बाद अगर आपकी कुंडली में और भी विवाह के बारे में अगर चर्चा करूंगा तो वो एक स्थिति और बन सकती है जो कि है तुला लग्न। तुला लग्न की अगर कोई जातिका मिल जाए तो आप विवाह कर सकते हैं। अभी आपकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही है। आपकी कुंडली के लिए मंगल होते हैं पंचम भाव के अधिपति। अगर विवाह नहीं हुआ है तो पंचम भाव के अधिपति विवाह कराते हैं और मंगल में बुध चल रहे हैं जो कि 2021 के मार्च तक चलेंगे। तो मंगल और बुध का संबंध देखिए, मंगल यहां और बुध यहां, ये दोनों एक दूसरे के षडाष्टक में हैं। मंगल षडबल में कमजोर और वो रोग की राशि में बैठा, मंगल की दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है और मंगल और बुध का संबंध कहीं ना कहीं षडाष्टक का जा रहा है। बुध अस्त हैं, इस वजह से अभी आपके भाग्य में लाभ भी थोड़ा कम मिलता होगा क्योंकि एक पंचम भाव का अधिपति रोग में बैठा तो रोग से युक्त हो गया और दरअसल यहां पे वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है जो कि अष्टमेश है। तो ये स्थिति व्यक्ति की कुंडली में अगर देखता हूं तो बहुत अच्छी जो स्थिति आने वाली है वो प्रतियोगिताओं में सफलता के लिए 2021 में
ये बात बनती है। अब क्या बताऊं, कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। नौकरी करना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप कुछ करना भी चाहते होंगे तो किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ और किसी बड़ी कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने पढ़ाई क्या किया है ये तो बताया नहीं था, पर ठीक है, जो भी है, कुंडली अच्छी बनती है। इस कुंडली में कमज़ोरी के तौर पे 2-3 बातें बता देता हूँ। वो कमज़ोरी है गुरु का अष्टम में जाना, ये पहली थोड़ी कमज़ोर वो स्थिति बना रही है। शनि चंद्रमा का लग्न में विष दोष पैदा करना, सूर्य का नीच का होना, और एक बात कि सप्तम भाव का खाली होना, सप्तम और पंचम भाव का खाली होना, कहीं ना कहीं भाग्य भाव भी खाली है। ये भाव खाली होने के कारण कभी कभी ये कमज़ोरी को भी दिखाने वाले और दर्शाने वाले हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे किसी अन्य और नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए अपना सवाल भी लिख दिया करिए वहीं पे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।